आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में। हम बात करेंगे कि संविधान के अंदर राष्ट्रपति की जो पोजीशन है, स्थिति है, सिचुएशन है, वो क्या रहने वाली है। और जो भी संविधान से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी उपबंध किए जाते हैं या प्रोविज़न किए जाते हैं, उनसे डायरेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। तो डो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो तो आप लोगों को रटे ही होने चाहिए क्योंकि वो सिंपल होते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। जब चीज़ें थोड़ी-सी घुमाकर पूछी जाती हैं, तो वहाँ पर थोड़ी-सी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक आप लोगों का क्लियर नहीं होता है, तो जो आप लोगों से क्वेश्चन थोड़े से टर्न करके घुमाकर पूछे जाते हैं, उनमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन जो डायरेक्ट संविधान से उठाकर पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कि संविधान में इसकी स्थिति क्या है। ये पार्ट हमारा 10 है, 10 लेक्चर ऑलरेडी 9 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, ये 10वां लेक्चर है। इससे पहले जितने भी लेक्चर आए हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को उन्हें देख लेना है, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है, उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। तो चलते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान में सरकार का स्वरूप कैसा है। तो आप जानते हो कि भारतीय संविधान में सरकार का स्वरूप है वो संसदीय प्रणाली है। यानी कि अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो वहां पर अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है, लेकिन हमने ब्रिटेन से ये जो शासन प्रणाली है वो ली है, इसीलिए हमारे यहाँ पर कौन सी प्रणाली है, वो संसदीय प्रणाली है। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि भारत में सरकार का या फिर संविधान में सरकार का स्वरूप कैसा है, तो वो संसदीय स्वरूप है या पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रखा है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति क्या होता है कि केवल कार्यकारी प्रधान होता है। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था, जो संघ की कार्यपालिका होती है उसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है, यानी कि वो कार्यकारी प्रधान होता है। लेकिन जब हम मुख्य शक्तियों की बात करते हैं तो मुख्य शक्तियां जो होती हैं वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। यानी कि ये नाम मात्र का सिर्फ एक प्रमुख होगा कि राष्ट्र का प्रमुख है, लेकिन जो असली शक्ति होगी, एक्चुअल जो पावर होगी, वो राष्ट्रपति जो मंत्रिमंडल होगा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला, उसके पास में एक्चुअल शक्ति होंगी। ठीक है। राष्ट्रपति पर मंत्रिमंडल की सलाह बाध्यकारी होगी और ये जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो छीन कर प्रधानमंत्री को दी जाती हैं, वो यही है, यही पॉइंट है। ठीक है। और आर्टिकल 74 में ये मेंशन किया गया है कि राष्ट्रपति पर मंत्रिमंडल की सलाह बाध्यकारी होगी। जब आपने बाध्यकारी कर ही दिया है तो अब आप कोई भी एडवाइस, कोई भी काम राष्ट्रपति से करा सकते हो, क्योंकि बाध्यकारी हो चुकी है। अब आप उससे कुछ भी चीजें करा सकते हो, तो उसका अपना विवेक तो अब काम करेगा ही नहीं, क्योंकि वो आप लोगों की बात मानने के लिए बाध्यकारी हो गया है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार, भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं इसके बारे में कि भारतीय संविधान में भारतीय संघ के कार्यकलापों का एक प्रमुख होगा। जितने भी भारतीय संघ के कार्य होंगे, कार्यकलाप होंगे, उनसे रिलेटेड उनका एक क्या होगा, एक प्रमुख होगा, जिसे संघ का राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति भी कहा जाएगा। ठीक है। ये बात किसने बोली थी, ये भीमराव अंबेडकर ने बोली थी। और जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जो भी हमारे संविधान निर्माता थे, उनसे रिलेटेड उनकी जो स्पीच होती है, उनकी बोली हुई जो बातें होती है, वो रिकॉर्ड में होती है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से उठाकर पूछ लिया जाता है। चाहे वो महात्मा गांधी के से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड हो, भगत सिंह ने क्या कहा था, चाहे फिर वो भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या कहा था। तो किसी की भी स्पीच होगी, उसमें से कुछ भी उठाकर पूछ लिया जाता है, इसलिए उनके जो वैल्यू है वो ज्यादा है। आज आप लोगों ने देखा होगा कि अगर प्रधानमंत्री कहीं पर स्पीच दे देते हैं, तो रेयर केस में ही किसी एग्जाम में उसकी स्पीच से कोई भी चीज उठाकर रखी जाती है, नहीं रखी जाती है। क्यों? क्योंकि वैल्यू ही नहीं है। आज आप कुछ बोल रहे हो, कल आपने कुछ और बोलोगे। आज आप बोल रहे हो कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, ठीक है, कल आप बोल रहे हो कि नहीं 1947 में देंगे, 1947 में देंगे। तो कोई भी एजेंसी एग्जाम में आप लोगों की स्पीच को मेंशन करे तो करे कैसे? ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज आप झूठ बोल दे रहे हो, आज आप कुछ बोल दे रहे हो, कल को आप अपनी बात को पलट दे रहे हो, तो रखें कैसे? क्योंकि वो ऑफिशियल चीजें नहीं है, औपचारिक चीजें है ही नहीं है। अमेरिका की शासन व्यवस्था को क्या बोला जाता है, अध्यक्षात्मक कहा जाता है, और भारतीय व्यवस्था को संसदीय व्यवस्था कहा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। अमेरिका के राष्ट्रपति व्यवस्था में कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। याद रखना कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है, उसकी जो कार्यकारी शक्ति होती है और प्रशासनिक शक्तियां होती हैं, वो उसी के पास में होती हैं। जबकि भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राजा की है। यानी कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो इक्वल टू किसके होता है, ब्रिटिश के राजा के होता है। जो ब्रिटेन के राजा होते हैं, ब्रिटेन के राजा होते हैं। क्यों इक्वल होता है? क्योंकि प्रोविजन तो हमने संसदीय प्रणाली का ब्रिटेन से ही तो लिया है।
ब्रिटेन से क्यों लिया है? क्योंकि ब्रिटेन ने हम पर 200 वर्षों तक राज किया है। तो उनकी जो भी लॉ वगैरह थे या कानून थे, एक्ट थे, उनसे हम क्या हो रखे थे? फ़ैमिलियर हो रखे थे। तो हमने सोचा कि भाई जब हम 200 वर्षों तक इनके शासन के तले हमने काम किया है, उनके रूल रेगुलेशन देखे हैं, तो क्यों ना हमारी जनता इसकी आदी भी हो चुकी है, थोड़ा-सा आदत भी बन चुकी है, वो फ़ैमिलियर भी है, तो हम जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम वहीं से उठाकर रख लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने एज़ इट इज़ उठा के रखा है। हमने अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ों को चेंज करके भी रखा है। जैसे यानी ब्रिटिश का जो राजा राष्ट्र का प्रमुख ज़रूर होता है, लेकिन कार्यकारी नहीं होता। समझ में आ रही है बात? वहाँ का जो राजा होता है, वो वंशानुगत होता है, लेकिन हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, वो वंशानुगत नहीं होते हैं, वो चुनकर आते हैं। ठीक है? वो गणराज्य, इसीलिए हमारे भारत को क्या बोला जाता है? गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है जिसका प्रमुख चुनकर आया हो, वोटिंग से आया हो। ठीक है? वो ऐसा ना हो कि वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए। ये पूछा जा सकता है कि गणराज्य का मतलब क्या होता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि गणराज्य का मतलब होता क्या है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और उस पर शासन नहीं करता। समझ में आ रही है बात? जो ब्रिटेन का प्रमुख होता है, वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो जरूर करता है, लेकिन उस पे शासन नहीं करता है। वह राष्ट्र का प्रतीक होता है, वह प्रशासन में औपचारिक रूप से शामिल है, यानी एक मोहर के रूप में जिसके नाम पर राष्ट्र के निर्णय किए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये एक मोहर के रूप में, एक स्टैम्प, रबर स्टैम्प की तरह काम करते हैं, जिनके नाम पर जो देश के कोई भी निर्णय, कोई भी समझौते हैं, वो सारे के सारे इन्हीं के नाम पर किए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल पावर इनके पास में नहीं होती है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर निर्भर है, उसकी सलाह के विरुद्ध ये कुछ भी नहीं कर सकता। हर जगह जाकर देखोगे तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो छीन ली गई हैं और वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को दे दी गई हैं मंत्रिमंडल के बहाने से। अमेरिका का राष्ट्रपति किसी भी सचिव को किसी भी समय हटा सकता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति की इतनी शक्ति नहीं है कि वो किसी भी समय किसी भी मंत्री को या मंत्रियों के किसी भी तरीके से उन्हें हटा सकता हो। ठीक है? ऐसी कोई भी शक्ति उसके पास में नहीं है, जब तक कि उसके मंत्रियों का संसद में बहुमत हो। अगर आप जानते हो कि संसद का जो लोकसभा होती है, संसद की जो लोकसभा होती है या फिर राज्यसभा होती है, आप जानते हो किसी एक दल का उसमें क्या होता है? बहुमत होता है। तभी तो वहीं से मंत्री निकलकर पूरा मंत्रिमंडल बनता है। जब मंत्रिमंडल का संसद के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर क्या होगा? बहुमत होगा, विश्वास होगा, तो आप उसे हटा ही नहीं सकते हो, क्योंकि उसके पास में ऑलरेडी पावर है। ठीक है? संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति से जुड़े महत्वपूर्ण आर्टिकल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये आर्टिकल, इसलिए इन आर्टिकल को थोड़ा सा याद कर लेना है, और याद तो अपने आप ही हो जाएंगे। जब चीजों को आप कॉन्सेप्ट को समझते हो ना, तो चीजें अपने आप याद हो जाती हैं। आर्टिकल 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 क्या कहता है? कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार खुद करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो ये कार्यपालिका शक्ति किसके पास हो गई? राष्ट्रपति के। और ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? 53 में कहा गया है। आर्टिकल 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री की नेतृत्व वाली एक मंत्री परिषद होगी। वह संविधान के अनुसार अपने कार्य व कर्तव्य का उनकी सलाह पर ही निर्वहन करेगा। वो पूछ लेगा भाई मंत्रिमंडल की जो सलाह है वो बाध्यकारी है, लेकिन कौन से आर्टिकल में है? 74 में है। तो ये 74 आप लोगों को याद रखना है। आर्टिकल 75 क्या कहता है? मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगा, और यह उपबंध संसदीय व्यवस्था में एक नींव है। ठीक है? यानी कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो मंत्रिमंडल होता है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिमंडल संसद या लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। लोकसभा के प्रति क्यों है? अगर किसी भी मंत्री ने कोई भी काम कर दिया है जो सही नहीं है और संसद के अंदर उसका मुद्दा उठाया गया कि मंत्री आकर जवाब दे, तो पूरे मंत्रिमंडल को उसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व उनका है। उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि देश के लिए आप लोगों ने ये चीजें करी हैं, ये स्टेप उठाया तो क्यों उठाया, ये चीज इंप्लीमेंट करी है तो क्यों करी है। ठीक है? वो सारी चीजों का जवाब उन्हें वहां पर देना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति का उत्तरदायित्व होता है, किसके प्रति भी हो, तो वो उसके गलत करने के जो चांस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अगर इन जो जो भी लीडर्स होते हैं, नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, चाहे एमपी होते हैं, चाहे गांव के सरपंच होते हैं, अगर जनता के प्रति इन्हें उत्तरदायित्व कर दिया जाए ना, इनका उत्तरदायित्व जो है जनता के प्रति कर दिया जाए ना, तो ये कभी भी गलत जनता के साथ में कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन इनका जो उत्तरदायित्व है ये जनता के लिए है ही नहीं है।
ठीक है, पुलिस तक का नहीं है। अगर मैं पुलिस की बात करूं तो पुलिस का जो उत्तरदायित्व क्या है, वो नेताओं के प्रति है, जनता के प्रति तो है ही नहीं है। जनता तो इन्हें चाहे नेगेटिव रैंक दे चाहे पॉजिटिव रैंक दे, इनका जो प्रमोशन होगा वो तो रहमो करम पे लीडर के होगा ना, मिनिस्टर के होगा। जनता का तो कोई रोल ही नहीं है। अगर इन्हें जनता के प्रति उत्तरदायित्व कर दे तो देश के अंदर कभी भी कोई क्राइम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जबकि मालिक कौन है, मालिक तो जनता है। जनता ही तो टैक्स के पैसे से पुलिस को चाहे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सबको सैलरी कहाँ से जा रही है, जनता के पैसे से जा रही है। यानी कि मालिक तो जनता हो गई और जनता के ऊपर जनता का पैसा खाकर ये जनता पर रूल कर रहे हैं, उसी के ऊपर अपना ऑर्डर दिखा रहे हैं। तो देखो कितनी विडंबना है, कितना अंध एक तरीके से अंधा कानून चीजों में चल रहा है। अब बात करते हैं थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट चीजों की। 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोला जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में 76 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोला जाता है। सरकार किसकी थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसमें लागू किया गया था। इसमें यह मेंशन किया गया कि राष्ट्रपति पर जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद है उसकी जो सलाह है वो बाध्यकारी होगी। ये किसने कर दिया, ये इंदिरा गांधी ने कर दिया। अब बात आती है 44वें संविधान संशोधन 1978 की। सरकार बनती है जनता दल की। ठीक है, अब जनता दल की जो सरकार बनी उसने कहा कि भाई ठीक है, ये उपबंध तुमने कर दिया, ये आपके भले की चीज भी है और हमारे भले की भी चीज है। क्यों, क्योंकि सरकार में आप जानते हो कि चोर चोर मौसेरे भाई होते ही हैं। कहीं पर भी चले जाओ, सरकार की बात नहीं कर रहे हैं हम, कहीं पर भी चले जाओ चोर चोर क्या होते हैं, मौसेरे भाई होते हैं। भाई आज आप कोई भी उपबंध कर रहे हो, अगर हम उसके खिलाफ काम करेंगे तो कल को हमें भी वहीं पर आना पड़ेगा। ठीक है, तो जनता दल की सरकार थी, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है आप लोगों ने ये उपबंध कर दिया, लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जनता को खुश करने की कोशिश करते हैं। खुश करने की कैसे, राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह सामान्यतः अन्यथा अन्यथा अथवा अन्यथा रूप से मंत्रिमंडल को सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद सलाह मानने के लिए वह बाध्यकारी होगा। ठीक है, क्या ही कर लिया, लेकिन इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा पड़ा था। तो जनता दल की सरकार ने यह मेंशन किया 44वें संविधान संशोधन 1978 में कि जो राष्ट्रपति होगा वो मंत्रिमंडल की जो सलाह होगी उसे मानने के लिए बाध्य तो होगा, जो आप लोगों ने कर दिया 42वें संविधान संशोधन में। लेकिन हम थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। क्या चेंज करना चाहते हैं कि जो भी सलाह राष्ट्रपति के पास में आएगी तो राष्ट्रपति कहेगा कि भाई ठीक है आप लोगों ने मुझे सलाह दे दी, अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें यार मुझे भी सही नहीं लग रही हैं, तो थोड़ा सा मेरी भी बात मान लो। क्या मान लो, कि आप इस चीज पे थोड़ा सा विचार कर लो, जो भी सलाह आपने मुझे दी है तो मैं आप लोगों को पुनर्विचार के लिए भेज रहा हूं, थोड़ा सा यार एक बार और देख लो। कहा भी जाता है अगर कोई गलत काम आप लोग करने जा रहे हो तो कभी भी किसी दीवार के सामने खड़े होकर भी आप एडवाइस ले सकते हो सकता है आपके मन में कोई विचार आ जाए कि यार चलो ठीक है नहीं करते हैं, ये चीज सही नहीं है। ठीक है, तो एडवाइस किसी की भी ले लेनी चाहिए। तो यहां पर राष्ट्रपति कहता है कि भाई ठीक है मैं पुनर्विचार के लिए आप लोगों को भेज रहा हूं, एक बार यार और सोच लो जो भी आप करने जा रहे हो। ठीक है, तो इसमें यही जोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उसकी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, यदि अगर मंत्रिपरिषद दोबारा वही सलाह सेम देती है तो अब वो मानने के लिए बाध्यकारी होगा। राष्ट्रपति को अगर दोबारा सलाह दी जाती है तो अब वो उसे मानने के लिए बाध्यकारी होगा। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ा वो देखते हैं। बात थी अक्टूबर 1997 की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को सलाह दी और राष्ट्रपति कौन थे, के आर नारायण। बात थी उत्तर प्रदेश राज्य की। तो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश इन लोगों ने कर दी कि भाई ठीक है राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगा दो, क्योंकि वहां पर जो मशीनरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है, इसलिए वहां पर जो है जंगल राज हो रखा है और आप लोग जो है राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद में वहां पर या तो सरकार को चेंज कर दीजिए या फिर नए चुनाव करके नई सरकार को बनाइए। यह एडवाइस उन्होंने कर दी। अब राष्ट्रपति ने मामले को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, जैसा कि 44वें संविधान संशोधन में मेंशन किया था कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए उसकी सलाह को एक बार लौटा सकता है। भाई देख लो एक बार चीजें बन जाए तो राष्ट्रपति ने क्या कहा कि उन्हें सलाह को, मंत्रिमंडल की सलाह को दोबारा पुनर्विचार के लिए भेज दिया। तब मंत्रिमंडल ने मामले को आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया, जिससे बीजेपी की कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली सरकार बच गई। सोचो, एक पूरी की पूरी सरकार ही बच गई, कब, जब पुनर्विचार के लिए उसकी सलाह को भेजा गया। इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी कोई गलत काम करने से पहले एक बार मन में विचार जरूर कर लेना चाहिए, किसी न किसी से सलाह जरूर लेनी चाहिए। हो सकता है कि यार आपका माइंड चेंज हो जाए। तो वैसे ही यहाँ पर माइंड चेंज हुआ और सरकार ने कहा कि भाई ठीक है यार हम किसी की सरकार गिराने जा रहे थे, चलो भगवान ने उन्हें सद्बुद्धि दी और उन्होंने क्या कर दिया, इस सलाह को आगे नहीं बढ़ाया और जो बीजेपी की सरकार थी कल्याण सिंह के नेतृत्व वाली, वो सरकार गिरने से वहां पर बच गई थी। समझ में आई बात। अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है सितंबर 1998। राष्ट्रपति फिर से के आर नारायण थे। मामला था बिहार का, पहले मामला यूपी का था, अब कहां का आ गया, बिहार का।
तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने वाली सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया था। यहाँ पर भी इन्होंने ऐसा ही किया, यार देख लो क्यों सरकार गिरा रहे हो, क्योंकि सरकार गिर जाएगी फिर से चुनाव कराने पड़ेंगे, देश की जनता का पैसा खर्च होगा, पूरी आर्मी परेशान होती है, इधर से इधर ट्रूप्स भेजे जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। जितने भी ट्रूप्स घूमते हैं, जो भी हमारे आर्मी के जवान होते हैं वो परेशान होते हैं, खाना नहीं मिल रहा है, पुलिस परेशान है, सारी चीजें यार बहुत ज्यादा एक तरीके से क्रिटिकल चीजें हो जाती हैं। तो सरकार गिराना, ये करना, ये चीजें अच्छी नहीं होती है किसी भी पार्टी के लिए। तो कुछ महीने बाद कैबिनेट ने वही सलाह दोबारा दी, केवल तभी फरवरी 1999 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अब जो मंत्रिमंडल की सलाह थी उसने पुनर्विचार के लिए जो आई थी, उन्होंने एज इट इज सलाह को फिर से राष्ट्रपति को भेज दिया कि हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते हैं। आपने उत्तर प्रदेश में तो सरकार बचा ली, लेकिन बिहार की सरकार को तो हम नहीं छोड़ेंगे बबुआ, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने दोबारा सलाह दी और 42वें संविधान संशोधन के लिए या फिर 44वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को उनकी सलाह माननी पड़ी और वहां पर क्या लगा दिया गया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया आर्टिकल 356 के तहत। आप जानते हो कि आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रोविजन किया गया। समझ में आ गई बात। राष्ट्रपति के पास कोई भी संवैधानिक विवेक स्वतंत्रता नहीं है। पूछ लेगा कि राष्ट्रपति के पास में संवैधानिक विवेक स्वतंत्रता है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। परंतु उसके पास कुछ परिस्थितियों में अपनी विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल की सलाह पर वो कर सकता है, ठीक है। तो जब चीजें राष्ट्रपति के बिल्कुल खिलाफ चल रही थी तो अब ये क्या आ गया, ये कुछ अपवाद आ गए। और आप जानते हो कि अपवादों से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो अपवाद क्या आ गए, अभी तक हम यही मान रहे थे कि राष्ट्रपति जो है बिना सलाह के यार कुछ भी नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति के पास में कोई शक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपना विवेक तो भाई उसने जो है अपना घर पे रख के जाता है, ऐसी चीजें चल रही थी। लेकिन अपने विवेक के लिए भी उनके पास में कुछ स्वतंत्रता है। कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। लोकसभा में किसी भी दल के पास अगर स्पष्ट बहुमत नहीं है तो उस समय पर प्रधानमंत्री की अचानक या तो क्या हो जाए, लोकसभा में या तो बहुमत नहीं है सरकार का, किसी भी सरकार का, या फिर प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो गई, तो उस समय पर क्या होगा, उस वो अपने विवेक से काम करेगा और उसका अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो अपनी मर्जी से कर सकता है। समझ में आ गई बात। यानी कि अगर लोकसभा में बहुमत नहीं है, पहली कंडीशन, या फिर प्रधानमंत्री का क्या हो गया, निधन हो गया, उसकी मृत्यु हो गई और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी है नहीं है, तो जो भी क्या होगा, जो दल होगा, सत्ता दल होगा, उसमें से वो किसी को उठाकर प्रधानमंत्री बना सकता है। ये उसकी विवेकीय स्वतंत्रता है, उसकी विवेक की शक्ति है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, वह मंत्रिमंडल मंडल को विघटित कर सकता है यदि वह सदन में विश्वास मत खो देता है, विश्वास सिद्ध नहीं कर पाते हैं। यानी कि मंत्रिमंडल आप किसके प्रति काम करते हैं, किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, उत्तरदायित्व होता है उनका लोकसभा के प्रति। अब लोकसभा में वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, अपना विश्वास मत वो खो बैठे हैं। जब विश्वास मत लोकसभा में खो बैठे हैं तो राष्ट्रपति के पास में अब विवेकीय पावर आ जाती है कि वह मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है। समझ में आ गई बात। तीसरा पॉइंट देखते हैं, वह लोकसभा को भी विघटित कर सकता है यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया है, ठीक है। यानी कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है तो अब पूरी की पूरी जो मंत्रिमंडल है उसे भी इस्तीफा देना पड़ेगा और लोकसभा को भी वो विघटित कर सकता है। ये जो तीनों की तीनों शक्तियां हैं ये उसकी विवेक से रिलेटेड शक्तियां हैं। अब उसे यहाँ पर किसी की सलाह की कोई जरूरत नहीं है, किसी का उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ये तीन काम वो अपनी मर्जी से कर सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये रहा आज का लेक्चर। वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, दोस्तों को शेयर कर दिया करें। चैनल पे अगर आप लोग नए होते हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हमारे होते हैं उनके जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल जाते हैं। आज के लिए इतना ही। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो को रिपीट करके आप जरूर देखें। अगर फिर भी कोई चीज़ें आप लोगों को कन्फ्यूजन में डालती हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहां पर जाकर क्वेश्चन को मेंशन कर सकते हो, उसका जो आंसर है वो हम कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए में इजाजत। जय हिंद, जय भारत।